नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 32,438 पदों पर ग्रुप डी की वैकेंसी रिलीज कर दी है। 32,438 और इसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है सिर्फ 10th पास। अगर आपने 10th पास की हुई है या फिर आपके पास आईटीआई है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत कम पोस्ट हैं, लेकिन जो है हाथ में उसके बारे में हम बात करते हैं और इसके साथ साथ आपके सहयोग से जो भी प्रयास बनेगा वैकेंसी बढ़वाने के लिए हम जरूर करेंगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ग्रुप डी में 14 प्रकार की पोस्ट मिलेगी। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको 14 प्रकार की पोस्ट में से आपको प्रेफ़रेंस देना पड़ेगा कि पहले नंबर पे आप कौन-सी पोस्ट को प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं, सेकंड नंबर पे किसको प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं, थर्ड नंबर पे किसको प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको 14 प्रकार की पोस्ट का प्रेफ़रेंस देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आप पहले नंबर पे किस पोस्ट को रख सकते हैं और उस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दूँगा कि इसका काम क्या होता है, इस पोस्ट में करना क्या पड़ता है, ठीक है? तो सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी ग्रुप डी के बारे में। और ये जो आप प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें आपको सिर्फ़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती है, आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जाएगी। ग्रुप डी की आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी इस प्लेटफ़ॉर्म पर। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में येस करके रिप्लाई कीजिए। जल्द से जल्द हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है? कमेंट ज़रूर करें येस लिख के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो फॉर्म है ग्रुप डी के, वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म फिल होना? 23 जनवरी 2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। पूरे 1 महीने तक ये फॉर्म फिल होंगे, 22 फरवरी 2025 तक फॉर्म फिल होंगे, ठीक है? 23 है, याद रखना 23 जनवरी से 22 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएँगे। फिर अगर आपको इसके बाद कोई चेंजेस करना हो, आपने कुछ ऐसा लगे आपको कि कुछ गलत भर दिया है, हमने उसको करेक्शन करना है, मॉडिफ़िकेशन करना है, तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप उसको चेंजेस जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अपन ऐज के बारे में। किस ऐज के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं? तो मिनिमम ऐज है आपकी 18 साल और मैक्सिमम ऐज है 36 साल। कोरोना के कारण ये 3 साल रिलैक्सेशन मिल गया है आपको। वैसे 18 से 33 साल होती है, लेकिन 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल गया है, सभी को मिलेगा ये। ठीक है? तो आप ये ध्यान में रखो कि मिनिमम ऐज कितनी है? 18 साल और मैक्सिमम कितनी है? 36 साल। आप 10th पास हैं और आपकी ऐज अगर 18 साल है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज क्या बताई मैंने आपको? 36। ओके भाई? ठीक है। फिर इसके साथ-साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, ये देखिए। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में। एसटी-एससी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए ये आप वो देख रहे हैं 3 साल और 6 साल का आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? चलिए। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ-साथ मैंने क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बता दिया है कि अगर आपने 10th पास किया है या फिर आईटीआई किया हुआ है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने केवल 10th पास किया है या फिर आपके पास 10th के साथ आईटीआई का सर्टिफ़िकेट है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आईटीआई किया हुआ है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फॉर्म फिल करने की फ़ीस क्या है? फ़ीस कितनी लग रही है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ₹500 जनरल वालों के लिए फ़ीस है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एसटी-एससी कैंडिडेट्स के लिए आपकी फ़ीस रहेगी ₹250 और जब जनरल वालों के लिए बताऊँ कि अगर ₹500 आप फ़ॉर्म फिल करने में लगा रहे हैं, तो जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, तो आपके ₹400 रिफंड भी हो जाएँगे, ठीक है? तो आप मान के चल सकते हैं कि ₹100 ही लग रहे हैं आपके। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आपकी ये जो प्रोसेस है, वो कैसे होगी? किस तरीके से एग्ज़ाम होगा? सबसे पहले तो आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, सीबीटी एक ही पेपर होगा। कुछ अफ़वाहें उड़ रही थी कि 2-2 पेपर होंगे, तो 2 पेपर नहीं होंगे, सिर्फ़ 1 पेपर होगा आपका, ठीक है? ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ये रिटन एग्ज़ामिनेशन है। इसमें अगर पास हो जाते हो, तो आपका फिज़िकल होगा, फिज़िकल के बारे में अभी बताऊँगा मैं आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा और मेडिकल होगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है? आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है? देखिए 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें क्या-क्या आता है ये भी समझ लीजिए। जनरल साइंस, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन्स आते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन्स आते हैं, रीज़निंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन्स आते हैं। इस तरीके के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है? आगे और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? 1/3 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें।
ओके भाई, क्लियर है इतनी सब चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। फिर इनने कुछ डिटेल्ड सिलेबस भी दिया है कि मैथ्स में क्या पूछेंगे, रीजनिंग में क्या पूछेंगे, साइंस में क्या पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में क्या पूछेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा कि आपका सिलेबस किस तरीके का आता है। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एडवांस पोर्शन कितना आता है, अर्थमेटिक का कितना आता है, रीजनिंग में कौन-कौन से चैप्टर कितने-कितने नंबर के आते हैं। तो इस पे एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना के बताऊँगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब फिजिकल की आप बात करें, फिजिकल कैसा होता है? मेल कैंडिडेट्स के लिए देखो 35 किलो का वेट लेकर आपको 100 मीटर 2 मिनट में करना पड़ता है। ठीक है? 35 किलो का वेट लेकर आपको 100 मीटर 2 मिनट में करना पड़ता है और 1000 मीटर 4 मिनट में 4 मिनट 15 सेकंड में करना पड़ता है। 1000 मीटर का जो दौड़ है, डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है? और फीमेल के लिए ये थोड़ा कम है, 20 किलो का वेट लेकर आपको 100 मीटर दौड़ना पड़ता है 2 मिनट में। 20 किलो का फीमेल के लिए 20 किलो का वेट लेकर 100 मीटर दौड़ना पड़ता है 2 मिनट में और इसके साथ-साथ 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में आपको दौड़ना पड़ता है। ठीक है? ये फिजिकल होता है। ये 2 प्रकार की होता है इसमें फिजिकल 2 प्रकार से। इसके बाद हम आते हैं पोस्ट प्रेफ़रेंस के ऊपर। आपको पोस्ट किस तरीके से फिल करना है, ठीक है? इसमें 14 प्रकार की पोस्ट आप ये देख रहे हैं, ये 7-8 तरीके की पोस्ट हैं और यहाँ पर ये 6 तरीके की पोस्ट हैं, ठीक है? टोटल 14 तरीके की पोस्ट हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके इसमें काम क्या होता है और इसकी प्रेफ़रेंस क्या रखना है। ये मैंने लिखी हुई है प्रेफ़रेंस, ठीक है? सबसे पहले आता है असिस्टेंट एसएनटीटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। मतलब सिग्नल से रिलेटेड जो भी काम होंगे आपके, तो सिग्नल से रिलेटेड जो भी काम होंगे उसमें हेल्पर के रूप में आपको इसमें काम करना पड़ता है, ठीक है? इसको आप रख सकते हैं पहले नंबर पर। पहले नंबर की प्रेफ़रेंस आप रख सकते हैं असिस्टेंट एस&टी को, ठीक है? सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी काम होंगे, वो आपको इसमें करने पड़ते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप, इसको आप रख सकते हैं 4th पोज़ीशन पे। इसका काम क्या होता है, जो वर्कशॉप होते हैं ना, वर्कशॉप मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई इंजन बनता है या फिर उसके जो पार्ट्स बनते हैं, वर्कशॉप जो होती है, वर्कशॉप में आपको असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है, ठीक है? हेल्पर के रूप में आपको काम करना पड़ता है। तो इसको आप रख सकते हो 4थे पोज़ीशन पर। ठीक है? असिस्टेंट ब्रिज मतलब ब्रिज पर जो ट्रैक्स का काम होता है, कभी-कभी मरम्मत करनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है, तो वो काम करना पड़ता है आपको इसमें असिस्टेंट ब्रिज में, ठीक है? इसको आप 7th पोज़ीशन पर रख सकते हो, 7th पोज़ीशन पर। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, तो इसमें क्या होता है, जो वैगन मतलब क्या होता है, माल डिब्बा। तो जो सवारी डिब्बे या फिर माल डिब्बे होते हैं, उसके जो मेंटेनेंस का काम होता है ना, वो इसमें करना पड़ता है, तो उसका असिस्टेंट और हेल्पर के रूप में इसमें काम करना पड़ता है। तो ये रख सकते हो आप कौन-सी पोज़ीशन पर? 3rd पोज़ीशन पर। असिस्टेंट लोको शेड डीजल, तो असिस्टेंट लोको शेड डीजल में क्या होता है, जो आपकी वर्कशॉप वगैरह होती हैं, वहाँ पर डीजल लोकोमोटिव्स जो होते हैं, उसका जो मेंटेनेंस होता है, उसमें जो काम होता है, वो आपको करना पड़ता है हेल्पर के रूप में और इसको आप रख सकते हो 10th पोजीशन पे। डीजल से रिलेटेड जो वर्कशॉप होती हैं, डीजल वाले डिब्बे जो होते हैं, उनकी मरम्मत का कार्य, ठीक है? वो सब मेंटेनेंस का कार्य, वो सब इसमें करना पड़ता है, ये आप रख सकते हो 10th पोजीशन पर। असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव होते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो आपका काम होगा, वो इसमें करना पड़ेगा वर्कशॉप वगैरह में। तो इसको आप रख सकते हो कौन-सी पोजीशन पर? 9th पोजीशन पर। फिर अपना आता है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल्स। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल्स के जितने भी काम होते हैं आपके, ठीक है? आपके प्लेटफ़ॉर्म पर हो गए या फिर कहीं भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी काम होगा, तो आपको इसमें करना पड़ेगा। और ये जो पोस्ट है, इसका प्रेफ़रेंस रख सकते हो आप कौन से पोज़ीशन पर? 8th पोज़ीशन पर, ओके? फिर असिस्टेंट पी वे, असिस्टेंट पी वे का मतलब है कि जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? ट्रैक पर आपको मेंटेनेंस का काम करना पड़ सकता है, जो गिट्टी उठाना, कुछ ट्रैक के ऊपर गिट्टी आ जाती हैं, तो उसको हटाना, ये आप समझ समझ गए होंगे। तो इसको आप रख सकते हो कौन-सी पोज़ीशन पर? आप रख सकते हो 12th पोज़ीशन पर, 12वीं पोज़ीशन पर इसको रख सकते हो आप, ठीक है? फिर अब आते हैं अपन असिस्टेंट टीएल इजी वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में
एसी से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो इसमें करना पड़ेगा वर्कशॉप में, ठीक है? इसको रख सकते हो आप 5th पोज़ीशन पर। और कोई ट्रेन में आपको मेंटेनेंस का काम करना है एसी का, इसमें नया एसी कोई बन रहा है उसकी रिपेयरिंग करनी है नए एसी की वर्कशॉप में, तो आपको इसके अंदर है, आप इसके अंदर आएँगे, ठीक है? और अगर आप कोई रे एसी खराब हो गया या फिर उसका मेंटेनेंस करना है, तो वो ये वाली पोस्ट होती है असिस्टेंट टीएलएन एसी। इसको आप रख सकते हो 6th पोज़ीशन पर। इसके बाद आता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो आपने देखा होगा कई बार ट्रैक मशीन होती हैं येलो कलर की, पीले कलर की। वो ट्रैक मशीन क्या करती हैं, ट्रैक पर गिट्टी से रिलेटेड काम करती हैं, ट्रैक पर ट्रैक के आगे-पीछे जो गिट्टियाँ होती हैं, उसको हटाने का काम करती हैं, उनका मेंटेनेंस का काम करती हैं। तो उसमें हेल्पर के रूप में आपको काम करना पड़ता है और इसको आप रख सकते हो किस पोज़ीशन पर 13th पोज़ीशन पर आप रख सकते हो। असिस्टेंट टीआरडी इसको आप रख सकते हो 11th पोज़ीशन पर। फिर पॉइंट्समैन बी मतलब कोई स्टेशन मास्टर है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म पर आपको कोई ट्रेन निकलती है तो ट्रेन को सिग्नल देता है ना? प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े होते हरी झंडी देता है या फिर लाल झंडी बताता है। तो स्टेशन मास्टर के जस्ट अपोज़िट साइड वाले प्लेटफ़ॉर्म पर एक पॉइंट्समैन खड़ा होता है, वो भी सिग्नल देने का काम करता है। इसके अलावा जो आपने बड़े-बड़े डिब्बे देखे होंगे, आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, तो उन डिब्बों को लाने ले जाने का काम, है ना? तो हेल्पर के रूप में आपको ये सब करना पड़ता है पॉइंट्समैन बी में। इसको आप रख सकते हो 2nd पोज़ीशन पे। पॉइंट्समैन पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके जो भी काम हैं, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएँगे, आप समझ जाओगे। फिर ट्रैक मेंटेनर 4 ट्रैक मेंटेनर 4 भी ये ट्रैक मेंटेनर 4 है, वो भी ट्रैक पर ही काम करते हैं, ट्रैक पर एज़ हेल्पर के रूप में काम करते हैं। तो इसको आप रख सकते हो कौन-सी पोज़ीशन पर? 14th पोज़ीशन पर। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको प्रेफ़रेंस किस तरीके से रखना है, उनके काम भी बता दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको ग्रुप डी के लिए तैयारी करना है, तो आप ज़रूर कमेंट में यस का रिप्लाई करें, यस लिख के सेंड करें, जल्द ही अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।